जिनका फ़िलिस्तीन जाना होता है उनकी ज़िंदगी भर की हमदर्दी फ़िलिस्तीनियों के साथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ जिन लोगों से मुलाकात होती है, जिन घरों को देखना होता है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जिसने इजरायली हमलों में किसी को खोया ना हो। हमारा कारवां 4 दिनों के लिए गाज़ा गया था। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं गाज़ा गया था। 2011 की बात है। यात्रा शुरू करने के साथ ही हमने तय कर लिया था कि अगर किसी मिसाइल हमले में मारे गए तो क्या करना है। कुछ की ख्वाहिश थी कि उनके मरे हुए शरीर को उनके देश वापस भेज दिया जाए। कुछ चाहते थे कि उन्होंने इसी रेगिस्तान में दफन कर दिया जाए। मौत की इतनी तैयारियां इसलिए क्योंकि हम जा ही ऐसी जगह रहे थे, गाज़ा। जैसे इस समय सुलग रहा है वैसे ही हालात 10 बरस पहले भी थे। 2011 की बात है। भारत से 50 से अधिक लोग एशिया से गाज़ा शांति कारवां के नाम से सड़क के रास्ते वहां पहुंचे। उनमें से एक मैं भी था। हमसे ठीक पहले ऐसे ही एक कारवां गाज़ा पहुंचा था जिस पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया। बहुत से शांति दूत मारे गए। इसलिए हम चाहते थे कि हमारा हश्र पिछले कारवां जैसा होता है तो शरीर का क्या किया जाएगा। इस यात्रा की चुनौतियां सभी को पता थीं और इसकी शुरुआत अपने देश से ही हो गई। तब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी। इजराइल नहीं चाहता था कि शांति कारवां गाज़ा पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने सारी कोशिशें कर ली कि हम जरूरी मेडिकल मदद और राहत सामान लेकर न जा पाए। दरअसल फ़िलिस्तीन में दाखिल होने के गिने चुने रास्ते हैं। इनमें से एक मिस्र होकर है। मिस्र उन्हीं मानवाधिकारवादियों को चुनिंदा दिनों के लिए गाज़ा जाने की इजाज़त देता है जो अपने साथ एक निर्धारित दाम से अधिक की मेडिकल या मानवीय राहत लेकर आते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने वो सामान ले जाने नहीं दिया, लेकिन रास्ते में ईरान के एक संगठन ने और वहाँ की सरकार के सहयोग से इतनी राहत का सामान जुट गया कि कारवां गाज़ा में जा सके। हिंदुस्तान से हम 50 लोग चले थे। रास्ते में और भी लोग जुड़ते चले गए और कारवां 200 का हो गया। हालांकि मिस्र ने ईरानियों को गाज़ा जाने की अनुमति नहीं दी। केवल 100 लोगों को सीमा पार करने की इजाज़त दी गई। मैंने जो गाज़ा देखा था वह शायद आज के गाज़ा से बेहतर होगा। वैसे तब भी वह युद्ध का शिकार खंडर शरीका ही था, पर पिछले 10 साल में इजराइल हवाई हमलों ने जो कहर बरपाया है उससे हालात और बिगड़े होंगे। फिर 2014 में 50 से अधिक दिनों तक संघर्ष भी चला। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक उसमें से 2250 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। इसमें 1400 से अधिक नागरिक थे। दूसरी तरफ इजराइल ने 67 सैनिक खोए और वह 6 नागरिक। इन दोनों के बीच लड़ाई में यह अनुपात शुरू से अब तक चला आ रहा है। बहुत ही मामूली किस्म के हथियार के खिलाफ इजराइल की आधुनिक फौज जवाब देते उतरती है। कड़ी चौकसी और इजरायली हमले की आशंका के बीच हम लोग उस कब्रिस्तान से भी गुजरे जहां पिछले कारवां के सदस्य दफन थे। जाहिर तौर पर हवा हम पर भारी थी। यह तो बाद में पता चला कि इजराइल हम पर हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी थे। इजराइल का सबसे बड़ा आयातक है भारत। एक चतुर कारोबारी अपने सबसे बड़े ग्राहक से दुश्मनी कभी मोल नहीं लेता। पिछले कारवां में कोई भारतीय नहीं था। गाज़ा से मुलाकात दिल को तकलीफ देने वाली रही। कदम कदम पर तबाही के निशान मिले। किसी सरकारी नुमाइंदे के बिना ही एक दिन दोस्तों के साथ होटल से निकल पड़ा ताकि शहर की असली तस्वीर देख सकूं। ऐसे ही एक घर में पहुंचा। जर्जर दीवारों के बीच कपड़ा बांधकर उसमें 2 महिलाएं रह रही थी। इजरायली बमबारी में उन्होंने अपने परिवार के 26 लोग खोए थे। अब वे सिर्फ 2 बची थी और कसीदकारी करके पेट पाल रही थी। मैंने उनसे कसीदे के कुछ ऐसे कपड़े हासिल किए जो बमबारी में फट गए थे। वे नए कपड़े देने को तैयार थी, लेकिन मैं एक तकलीफदेह याद के रूप में वे पुराने कपड़े लेना चाह रहा था। बदले में कीमत चुकाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पूरा गाज़ा मलबे के ढेर पर बसा शहर लगा, जहाँ कुछ जिंदा इमारतें भी थी। तरह तरह के अनाथ आश्रम, जहाँ ऐसे बच्चे की भरमार जिनके पेरेंट्स हमलों में मारे गए। पीढ़ी दर पीढ़ी फिलिस्तीनियों के बच्चे यही देखते आ रहे हैं, अपना हक छीनते हुए, नफरत बढ़ते हुए और कभी भी संघर्ष करना छोड़ने की हिम्मत। किस्मत होती तो बुढ़ापा आता, वरना जवान में मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत अधिक है। ये एक ऐसा समुदाय बन गया है जो सांस लेने की तरह ही अनिश्चितता में भी जीता है।
उसे नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है। कुछ लोग कोशिश करके दूसरे देशों में मिलने वाली स्कॉलरशिप की मदद से बाहर पढ़ने चले जाते हैं। कई लोग अरब देशों में बनी शरणार्थी बस्तियों में शरण ले लेते हैं। हम सीरिया और दूसरी जगह पर ऐसी कुछ बस्तियों में भी गए थे और वहाँ की ज़िंदगी को भी देखा है। फ़िलिस्तीन को कई लोग एक मुस्लिम मुद्दा मानते हैं, पर जब वहाँ जाकर देखा तो लगता है कि इजराइल के लिए ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, उसके लिए एक अवैध कब्जे की लड़ाई है। वह 1 इंच ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है ताकि अपने इलाके को बढ़ा सके। इस संघर्ष को हल करना उन लोगों को अधिक आसान लग सकता है जिन्होंने फ़िलिस्तीनियों को देखा नहीं, लेकिन जहाँ पर घर से लाशें उठी हों वह संघर्ष विराम की बात कागजी नसीहत अधिक लगती है, हकीकत कम। फ़िलिस्तीन आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है, जहाँ के कैदी चारों तरफ से इजराइल या दूसरे देशों से घिरे हैं, जहाँ आने जाने पर इतनी रोक टोक है कि कोई आ ना सके, जहाँ की तस्वीर बाकी दुनिया को दिखाने से रोकने के लिए इजराइल ने पिछले दिनों गाजा की उस इमारत को बमबारी से ख़त्म कर दिया जिसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के दफ्तर थे। इन दिनों इजराइल के साथ फ़िलिस्तीन के हमास नामक हथियारबंद संगठन के संघर्ष की खबरें रोज आ रही हैं, लेकिन हमास को लेकर फ़िलिस्तीन के भीतर सहमति न उस वक्त थी और न आज। वहाँ हमास और निर्वाचित ताकतों के बीच एक अलग किस्म का सत्ता संघर्ष चलता है। दोनों ही पक्ष स्थानीय सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में जब फ़िलिस्तीन की ज़मीन से हमास इजराइल पर बहुत मामूली हथियार से हमला करता है तो उसके जवाब में इजराइल को फ़िलिस्तीन को तबाह करने का एक बड़ा मौका मिलता है। दुनिया के इस हिस्से का इतिहास गवाह है कि इजराइल ने ऐसा भी कोई मौका नहीं छोड़ा। आज के इजराइल हमलों के पीछे यह भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह भ्रष्टाचार के आरोप झेलते वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उनके लिए फ़िलिस्तीन पर हमला एक घरेलू राहत पाने का रास्ता भी है। जंग में देश भ्रष्ट नेता के साथ भी खड़ा हो जाता है। एक अजीब सी बात है कि इन दोनों देशों के बीच जिस यरूशलेम को लेकर टकराव है वह तीनों मजहबों की ज़मीन है। वहीं के इस्लाम निकला, वहीं से यहूदी आए और वहीं से निकले ईसाई। इसी यरूशलेम में इस बार के टकराव की शुरुआत हुई जब रमज़ान में मुस्लिम के बीच दुनिया की एक सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद तक फ़िलिस्तीनियों के पहुंचने के रास्ते पर इजरायली फ़ौज ने कंटीली बाड़ लगानी शुरू की। 3 धर्म मिलकर भी अमन नहीं ला पाए। वैसे तो दुनिया में अमन के लिए कोशिश कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच ये है जहाँ घर में शहादत की कहानी हो वहाँ रहने वालों के जख्म रिश्ना कभी बंद नहीं होते। फ़िलिस्तीनी बच्चे रिश्ते जख्मों के साथ पैदा होते हैं और जख्मों से भरा बदन लिए मरते हैं। दिक्कत यह भी है कि अधिकतर लोग इस मामले के सारे पहलू नहीं देख पाते। जैसे हम लोगों का ही कारवा फ़िलिस्तीन होकर लौट आया, इजराइल को हमने रूबरू नहीं देखा। ऐसे ही बहुत से लोग केवल इजराइल का सच देखकर उसने पूरा मान बैठते हैं। लेकिन इतना बात तो साफ है कि यह मामला यहूदियों की मुस्लिम पर हमले का नहीं है। ये मामला दुनिया के एक सबसे हमलावर समुदाय के, दुनिया के एक सबसे कमज़ोर समुदाय को बेदखल करके उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का है। यह मामला अरब देशों के बीच बैठकर उसकी चुनौती देने का है और उसमें सह दे रहा है अमेरिका। यह लड़ाई है दिए और तूफान की। मैंने जो गाजा देखा था वह शायद आज के गाजा से बेहतर होगा। वैसे तब भी वह युद्ध का शिकार खंडर ही था, पर पिछले 10 साल में इजराइल हवाई हमलों ने जो कहर बरसाया है उससे हालात और बिगड़े होंगे। फिर 2014 में 50 से अधिक दिनों तक संघर्ष भी चला। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक उसमें 2250 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। इसमें 1400 से अधिक नागरिक थे। दूसरी तरफ इजराइल के 67 सैनिक खोए और 6 नागरिक। इन दोनों के बीच की लड़ाई में यह अनुपात शुरू से अब तक चला आ रहा है। बहुत ही मामूली किस्म के हथियारों के खिलाफ इजराइल की आधुनिक फ़ौज जवाब देने में उतरती है।